बात करेंगे स्मॉल कैप फंड्स की और स्मॉल कैप फंड में निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। लंबी अवधि में स्मॉल कैप फंड ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है, जिसके चलते निवेशक अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड की हिस्सेदारी को बढ़ा भी रहे हैं। रिटर्न के आंकड़ों के आधार की बात करें तो 10 साल में स्मॉल कैप फंड ने 21% सालाना रिटर्न भी यहां पर दिया है। वहीं मिड कैप और लार्ज कैप ने 1914% का सालाना रिटर्न दिया है। एमफी का डेटा अगर हम देखें तो इक्विटी फंड्स में स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स ने ज़्यादा नेट इनफ्लो भी हासिल किया है और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इनफ्लो का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज बात होने वाली है एक्सिस के स्मॉल कैप फंड की और श्रेयस देवालकर, सीनियर इक्विटी फंड मैनेजर एक्सिस म्यूचुअल फंड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रेयस, स्वागत है आपका। और क्लियरली आज हम बात करने वाले हैं आपके स्मॉल कैप फंड को लेकर और एक ऐसी कैटेगरी जहां पर निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से बाजार में जोश हाय है, ये कैटेगरी भी आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल पहले बाजार की चाल को लेकर ही आपसे करना चाहेंगे। फिलहाल बाजार की तेजी क्या पीक आउट होती हुई आपको दिखाई दे रही है? इस तेजी के आलम को आप कैसे समझेंगे, कैसे समझाएंगे? धन्यवाद आपके कॉल आपके शो पे बुलाने के लिए। अभी हर बार यही क्वेश्चन हमारे भी सभी के मन में आता है कि जब मार्केट नया हाई पहुंचता है तो अभी यहाँ ही रहेगा या और आगे जाएगा। उसमें आप अगर इसके जो कारण है, जो स्टॉक्स चलने के, मार्केट चलने के अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द जो कारण है वो मैक्रो इकोनॉमी ड्रिवन है, जिसमें बहुत चीजें आती है। सबसे बड़ी चीज ये आती है कि अपने फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये चीजें कई कंट्रियों से बहुत बेहतर है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इन्फ्लेशन जो हाई हुआ करता था वो यहाँ से कम होने की आशंका है। तो ऐसे कई मैक्रो इकोनॉमिक कारणों की वजह से हमने देखा है कि मार्केट में अच्छे रिटर्न आए हैं और ये रिटर्न में इस बार इवन एफआई का पार्टिसिपेशन भी रहा है। एक दूसरा कोरिलेशन जनरली पाया गया है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब कम होती है तो इस बार अभी वो $80 से नीचे हो गई, तो वो सिचुएशन में हमेशा ही एफआई का फ्लोज भी अच्छा रहता है। तो ऐसे कई कारणों से मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। अभी एज ए इन्वेस्टर हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, तो जो अपना टाइम होराइजन है, तो हमें निवेश टाइम होराइजन को याद में रखते हुए करना चाहिए, ना कि एक महीने में या 2 महीने में कितना रिटर्न है। शेयर स्मॉल कैप्स की अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें तो क्या लगता है आपको? वैल्यूएशंस फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसी कैटेगरी है जो हम सब जानते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न देने वाली है। यहाँ पर लंबी अवधि में अगर आप हैं किसी भी फंड में, किसी भी तरह के निवेश में जो कि स्मॉल कैप है, तो आपकी कमाई होने के चांसेस पक्का हैं, लेकिन वो आता है उतार चढ़ाव की शर्त के साथ। तो फिलहाल जो वैल्यूएशंस है, इतनी जो रनअप हम देख चुके हैं, क्या महंगा लग रहा है आपको ये सेक्टर? तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने इंडिया में ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न दिए हैं। जैसे आप जानते हो कि ये कैटेगरी में हाई रिस्क हाई रिटर्न ऐसे पकड़ी जाती है, पर वो होने के बावजूद ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैटेगरी के रिटर्न्स अच्छे ही हैं। अभी लास्ट कई सालों में ये पाया गया है कि इंडिया में ये कैटेगरी में इवन वोलेटिलिटी भी रिलेटिवली कम पाई गई है। अब उसके कई कारण हैं। उसके अ, अभी अब अगर हम ये देखना चाहें कि अभी क्या हुआ रिसेंट पास्ट में, तो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी एशिया में अच्छी चली कंपेयर टू द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि अगर ग्लोबल इंडाइसेस उसमें वाइड ब्रेड्थ ज्यादा नहीं है जितनी अगर एशिया में पाई गई। उसका एक रीजन माना जाता है कि चाइना के मार्केट ने रिटर्न्स कम दिए, वो एक रीजन हो सकता है, पर जनरली ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट एशिया में अच्छी रही है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो निवेश है वो हमें अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपोजर लेने के लिए हमें उससे फायदा होता है। जैसे कि अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी देखेंगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में फिनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी,
आईटी सर्विसेज, ऐसे बड़े-बड़े सेक्टर्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है। पर स्मॉल कैप कैटेगरी में आपने ये देखा होगा कि सेक्टर लाइक केमिकल इंडस्ट्री, ऑटो एंसिलरी, मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसे छोटे-छोटे जो जिसे आप स्पेसिफिक स्टोरीज पकड़ सकते हो, डिफेंस सेक्टर, इसके बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इसमें। इसीलिए हमें स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी, इनको जब हम कंपेयर करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड ये एक फ्रेमवर्क तो हमारे मन में होना ही चाहिए। पर उसके अलावा हर एक कैटेगरी हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देती है। जैसे मैं बता रहा था कि लार्ज कैप कैटेगरी में अगर कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक ज़्यादा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में स्पेशली आपको बी2बी ओरिएंटेड स्टॉक ज़्यादा मिलेंगे, जो जैसे मैं बता रहा था कि केमिकल, ऑटो एंसिलरी, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ऐसे कई बी2बी सेगमेंट्स में ज़्यादा रहेंगे। तो निवेशक अगर इसे कॉम्प्लीमेंट्री करके पकड़े कि ये कैटेगरी में हम निवेश कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी, क्योंकि इसमें इकोनॉमी के अलग सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो कंपेयर टू लार्ज कैप कैटेगरी, ऐसा अगर सोचे और अकॉर्डिंगली अगर उसमें हम आपका परसेंटेज इन्वेस्टमेंट जो है उसका एलोकेशन करें, तो वो हमेशा ही बेहतर रहता है। बिल्कुल श्रेयस, काफ़ी विस्तार से आपने समझाया अपने पूरे जवाब में, लेकिन अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फ़ंड की बात करें और इस फ़ंड के एक्सपोजर की बात करें, तो पोर्टफोलियो में फ़िलहाल किस तरह से आपने एक्सपोजर अक्रॉस कैटेगरीज बांटा हुआ है? एक्सिस स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो उसमें जैसे मैं बता रहा था कि स्मॉल कैप कैटेगरी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी2बी सेगमेंट ज़्यादा होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि केमिकल सेक्टर, उसके अलावा हेल्थ केयर जिसमें हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। कंपेयर टू दैट एफएमसीजी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका प्रोपोर्शन रिलेटिवली कम रहेगा। तो ऐसे पर अगर आप अपने इससे पहले वाले सवाल से अगर जुड़ना चाहे, तो आप यही पाओगे कि ये सब सेक्टर्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये कैटेगरी में ज़्यादा होने के कारण ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए सॉल्यूशन हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट की। जी, जी। श्रेयस, ये बताएँ फिर आपके पूरे एक्सिस स्मॉल कैप फ़ंड में आप टॉप 5 सेक्टर्स कौन-कौन से हैं जहाँ पे आपने एक्सपोज़र सबसे ज़्यादा रखा हुआ है? तो टॉप 5 सेक्टर अगर देखा जाए तो हमारे केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और ऑटो एंसिलरी, ये नॉर्मली टॉप 5 सेक्टर्स हम पकड़ सकते हैं। श्रेयस, आप इतने समय से इस कैटेगरी के फ़ंड को देख रहे हैं और स्मॉल कैप की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसका यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ऐसे में एक फ़ंड मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो सही तरीके का चुनाव करे, अच्छी कंपनियों को चुने, अच्छी पेडिग्री वाली कंपनियों को चुने और काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो फ़ंड मैनेजर्स बनाते हैं अपने फ़ंड को लेकर। लेकिन स्मॉल कैप फ़ंड के आपके कंपनियों की अगर मैं बात करूँ जिनका चुनाव आपने किया हुआ है, Q1 नतीजों को लेकर आप किस तरह से अब तैयार हैं? कहाँ-कहाँ पर आपकी नज़र है? जो सेक्टर्स आपने चुने हुए हैं, उनमें आप किन-किन बातों पर फोकस करने वाले हैं, जो आने वाले कुछ तिमाहियों में आपके फंड की चाल को तय करेगा श्रेयस? तो अगर हम पोर्टफोलियो की तरफ देखें और ये सेक्टर्स जैसे मैं बता रहा था कि केमिकल हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, तो मोस्ट ऑफ दिस सेक्टर में आप पाएंगे कि जैसे हेल्थ केयर में हमारे पास हॉस्पिटल्स की संख्या ज़्यादा है। अब ये कैटेगरी अब तक बहुत अच्छी कर रही थी, तो सारे कैटेगरी जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में रिटेल क्रेडिट ग्रोथ इंडिया में बहुत अच्छी पाई गई है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ कैटेगरी में हमने लास्ट क्वार्टर तक अच्छे रिजल्ट देखे। कैपिटल गुड्स जिसमें कैपिटल गुड्स अलोंग विथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये पूरा अगर आप पैक पकड़े तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है जो लास्ट 3, 4, 5 साल से बहुत बढ़ते जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन इसमें ज्यादा होने के कारण वो कंपनियों को भी हमने देखा है कि फायदा हुआ है। तो ऐसे हम अगर वेरियस सेक्टर्स में जाए, तो अगर हम लास्ट क्वार्टर तक देखें स्पेशली, तो थोड़े से
एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो है, वहाँ पे हमने थोड़े से रिजल्ट्स कंपनियों के रिलेटिवली ऊपर-नीचे पाए हैं। जैसे आप आईटी सेक्टर ले लीजिए, जैसे लास्ट क्वार्टर में आईटी सेक्टर्स के रिजल्ट्स में और रिजल्ट कमेंट्री में आपने देखा होगा कि उसमें थोड़े से मिसेस ज़्यादा थे। उसके अलावा हमने और एक देखा है कि एक्सपोर्ट्स जो पहले आईटी सेक्टर से शुरू हुआ, जो एक्सपोर्ट्स के रिजल्ट्स में ऊपर-नीचे रिजल्ट आने का जो ट्रेंड था, वो आईटी से शुरू होके थोड़ा-सा हमने देखा कि कुछ-कुछ केमिकल कंपनियों में वो पाया गया। अब उसमें बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें ग्लोबल स्लोडाउन का रीज़न एक हो सकता है, पर उसमें कई और रीज़न्स कंपनियों ने हाइलाइट किए हैं, जैसे डिस्टॉकिंग हो या फिर कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम था कोविड के टाइम पे, तो एक सुपर नॉर्मल प्राइसेस से वो प्राइसेस घट के कम आ गए। तो ऐसे अलग-अलग रीज़न की वजह से एक हमने पाया है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ में थोड़ा-सा जिसमें आईटी भी आ सकता है, थोड़ा-सा केमिकल भी आ सकता है, थोड़ा-सा इवन कैपिटल गुड्स की कंपनियों ने भी थोड़ा-सा उसमें हाइलाइट किया है, पर उसके ओवरऑल रेवेन्यू में उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं। तो अब तक जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थे, तो उसमें हमने ये एक ट्रेंड पाया है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो हमारे कंपनीज़ है जहाँ पे निवेश किया है, उनके अब ये ट्रेंड कैसे दिखे अगले क्वार्टर में। अ, तो शेयर स्मॉल कैप की हम बात कर रहे हैं और आजकल माइक्रो कैप को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सभी इसमें निवेश करना चाहते हैं, हालांकि ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी है और ऐसे में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में भी कहीं ना कहीं माइक्रो कैप का थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता ही है। आपके फंड में कितना एक्सपोजर है और साथ ही ये बताएं हमें कि आप निवेशकों को किस तरह से आगाह करना चाहेंगे इस माइक्रो कैप कैटेगरी को लेकर। जिसे हम देखते हैं उसमें हम जनरली कैटेगरीज को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे ही देखते हैं। अब स्मॉल कैप में आप कौन से मार्केट कैप को माइक्रो कैप कहोगे, वो एक डेफिनेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है। पर आपका जो ब्रॉडर क्वेश्चन है कि निवेशकों को छोटे-छोटे मार्केट कैप में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसमें जनरली एक बुल मार्केट रैली रहती है, तो ये ट्रेंड हमेशा पाया जाता है कि लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, क्योंकि जनरली जब मार्केट गिरा हुआ रहता है, जैसे कोविड के टाइम गिरा था, तभी स्मॉल कैप ज़्यादा नीचे जाते हैं, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप, और चलने में भी फिर उल्टा हो जाता है। तो वो जब मार्केट चलता है तो हमेशा वैल्यूएशन बढ़ने के कारण मार्केट नए-नए सेगमेंट ढूँढना शुरू करते हैं। पहले मार्केट की ब्रेड्थ बढ़ती है बाय वे ऑफ लुकिंग एट मोर नंबर ऑफ सेक्टर्स। आप पहले कुछ सेक्टर को देखते नहीं हो, फिर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेक्टर को देखते हो। फिर कुछ मार्केट कैप के नीचे नहीं देखते हो, फिर और ज़्यादा मार्केट कैप के नीचे देखना चालू चालू कर देते हो। पर इसमें जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होनी चाहिए कि मार्केट कैप बड़ी हो, छोटी हो, उससे ज़्यादा जो बेसिक्स रहते हैं कि वो कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, वो कंपनी की पेडिग्री कैसी है, वो कंपनी के हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे है, उसकी हिस्टोरिकल ग्रोथ कैसी है, उसमें सिर्फ उसके जो अर्निंग्स है, उसके उसमें फ्री कैश फ्लो है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात होती है। फिर वो फ्री कैश फ्लो डिविडेंड के स्वरूप में या फिर बायबैक के स्वरूप में इन्वेस्टर को उसका फायदा हो रहा है कि नहीं। तो जो बेसिक चीजें रहती है, जो हम लार्ज कैप में भी यूज करते हैं, मिड कैप में भी यूज करते हैं, तो हम स्मॉल कैप या जब आप जैसे कह रहे हो माइक्रो कैप या फिर बहुत छोटे स्मॉल कैप, या अगर हम उनमें भी निवेश करना चाहें तो सेम सिमिलर और सेम क्राइटेरिया उनमें उनमें भी अप्लाई करने चाहिए और उनका एनालिसिस वैसे ही करना चाहिए जैसे हम लार्ज कैप का करते हैं। और उसके बावजूद अगर कुछ मिला तो डेफिनेटली सब सेक्टर्स और सभी कंपनियों में आपको निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मार्केट कैप से ज़्यादा आपके जो क्राइटेरियाज़ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आपके क्राइटेरिया में वो कंपनी आ रही है, आपके एनालिसिस में उसमें अगर कोई रेड फ्लैग नहीं दिख रहे हो, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन करें। तो वो डाउनसाइड आपका प्रोटेक्शन है, तो वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। और स्पेशली अब मार्केट जैसे बहुत तेज़ी से भागता है, 1 आध 2, 2-2, 3-3 महीने में बहुत तेज़ी से मिड और स्मॉल कैप भाग गए।
उसके बाद एक्चुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप अगर आपके पास वैल्यूएशन रिस्क तो आप ले रहे हो, तो आप वैल्यूएशन रिस्क जब लेते हो तो आपको ये जो बेसिक रिस्क रहती है, बिजनेस रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, ये रिस्क आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके चेक करनी चाहिए। चलिए एक और सवाल पूछना होगा कि फिलहाल आप फंड में किस तरह से पोजीशन है, इनफैक्ट कैश को लेकर आपकी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आप फुली इन्वेस्टेड हैं? तो हम जैसे स्पेशली अगर स्मॉल कैप फंड की तरफ देखें तो हमेशा स्मॉल कैप कैटेगरी हो, लार्ज कैप कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, उसमें हम दोनों तरफ से देखते रहते हैं कि नई अपॉर्चुनिटी कौन सी है और कौन सी अपॉर्चुनिटी जो अपने फंड में है उसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटी में अभी दिक्कत आ सकती है क्या, आनी ऑलरेडी शुरू हुई है क्या, और आई है तो फिर बढ़ेगी या फिर एक दो क्वार्टर के साथ वापस आ जाएगी। तो ये एनालिसिस करने के बाद पोर्टफोलियो से कंपनी का एग्जिट और एंट्री, नए कंपनी का एंट्री, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। तो उसमें हम लोग पर्टिकुलरली कि नहीं अभी मार्केट अच्छा है तो कैश कम करना है, या फिर मार्केट बुरा है या तो कैश बढ़ाना, ऐसा कॉल लेने से बजाय जनरली जो जो भी कैच रहता है वो आउटकम ऑफ ये प्रोसेस रहता है कि हमारे पोर्टफोलियो में ये कंपनीज का अर्निंग्स शायद नहीं आ रहा है, या फिर ये कंपनी में कुछ दिक्कत है थोड़े टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो हम जनरली इन्वेस्टमेंट रख देते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा टाइम के लिए तो उसमें कम करना है क्या। तो वो डिसीजंस का आउटकम ये कैश रहता है, और इसीलिए हम लोग उसे वो मार्केट से कोरिलेट नहीं करते हैं, और वो डेटा पॉइंट से हमारी इन्वेस्टमेंट और सेलिंग ऑफ सम स्टॉक्स जिसमें हमें दिक्कत लगती है वो एक ऑन गोइंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। चलिए श्रेयस, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव होता है, और ऐसे में जो भी निवेशक इसमें निवेश करते हैं उनको शायद जोखिम के बारे में तो पता होता है, लेकिन रिटर्न्स को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और ऐसे में अगर फंड में थोड़ा सा भी उन्हें रिटर्न में नेगेटिविटी अगर दिखी है, अगर रिटर्न नेगेटिव होता हुआ दिखा, तो वो तुरंत इसी कैटेगरी के दूसरे फंड में शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे समझाएंगे निवेशकों को स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में थोड़ा सा धीरज रखें, स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिहाज से आपको इसमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और फंड को बदलने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से मुनाफा हो ना हो नुकसान जरूर हो जाएगा। डेफिनेटली निवेशकों को रिटर्न्स पे फोकस रखना ही चाहिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई भी फंड में रिटर्न्स ना देखे, आपको रिटर्न्स दिखने ही चाहिए। आपको उसके अलावा आप ओवर व्हाट टाइम पीरियड रिटर्न देख रहे हो, अंडर व्हाट मार्केट कंडीशंस रिटर्न देख रहे हो, तो ये सब चीजें भी उसके साथ देखनी चाहिए। जैसे फंड्स कैसे बिहेव करते हैं फॉलिंग मार्केट में, राइजिंग मार्केट में। आपका फंड्स में जो कंपनीज है, तो बहुत सारे निवेशक, अगर आप कोई भी फंड के फैक्ट शीट उठा के देखते हो तो उसमें कंपनीज के नाम रहते हैं, आप वो नामों से कंफर्टेबल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया करके आप फंड का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो उसमें डेफिनेटली रिटर्न्स एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह सकता है, पर उसके अलावा वो फंड की वोलेटिलिटी, वो फंड में रखे हुए स्टॉक्स, इसे खुद अलग-अलग पैरामीटर्स को आप अगर अपने क्राइटेरिया में रखेंगे तो आपका एक होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जैसे आपके पास अलग-अलग कई तरीके के फंड रहते हैं, तो आप एक कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि अभी कि लार्ज वर्सेस मिड वर्सेस स्मॉल ये हमेशा चलता रहता है, तो आपके फंड में पोर्टफोलियो में कितना स्मॉल होना चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड किया कि स्मॉल सपोज 10% होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, जो कुछ आपकी रिस्क एपेटाइट है, आप वो हिसाब से अगर थ्रू एंड थ्रू रखें तो उसका आपको फायदा बहुत ज्यादा होता है। ना कि अभी लगता है कि लार्ज कैप चलेगा, अभी स्मॉल कैप चलेगा तो यहाँ से वहां जाए। ये जो जंपिंग रहता है कि यहाँ से अभी यहाँ ज्यादा पैसा बनेगा तो हम शिफ्ट करेंगे, तो ये दीज थिंग्स आर ऑलवेज, उसे बोलते हैं कि इजियर सेड देन डन। तो ये बहुत इजीली बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप पोर्टफोलियो अप्रोच करके देखें, आप हर एक कैटेगरी का में निवेश आपके पोर्टफोलियो में सुटेबल जितना है उतना करके रखिए,
और वो कैटेगरी में भी इंडिविजुअल फंड डेफिनेटली रिटर्न्स को देखना ही चाहिए। उसके अलावा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जिसे बोलते हैं, जिसमें वोलेटिलिटी बोलते हैं, डाउनसाइड प्रोटेक्शन बोलते हैं, अभी ये सब पैरामीटर आपको हिस्टोरिकली ही मिलते हैं। ऑब्वियसली आप इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हिस्टोरिकल एनालिसिस से आपको एक आइडिया आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या है ये। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टर्स आप आपके फंड और पोर्टफोलियो की तरफ देख सकते हो। चलिए श्रेयस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय निकाला इतने विस्तार से, न सिर्फ एक्सिस स्मॉल कैप फंड पर आपने बात की, बल्कि इस कैटेगरी में निवेशकों को आगे अपनी रणनीति कैसे बनानी चाहिए इस पर भी आपने मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत